Hello student, how are you? I am Amit Kumar Tripathi. I am going to teach you about the reflexive and intensive pronoun. So let's start to know about the intensive and reflexive pronoun. तो अब क्या है रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन? व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन? चलिए लेट्स स्टार्ट टू नो बाय द डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है निजवाचक और इंटेंसिव मीन्स होता है दृढ़तावाचक। इंटेंसिव प्रोनाउन को हम एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर यदि मैं कहूँ, क्या कहूँ? एम्फैटिक, क्या कहूँ? एम्फैटिक प्रोनाउन। इसमें आप लोग लगा लीजिए, इसको इंटेंसिव और एम्फैटिक दोनों कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? इंटेंसिव और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों कहा जाता है। किसको? इंटेंसिव और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों कहा जाता है दृढ़तावाचक सर्वनाम को। ये दृढ़तावाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम क्या होता है पहले इसको समझते हैं ना। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निज में क्या दिया हुआ? निज में निज दिया है अपना, यानी कि अपने के लिए, स्वयं के लिए यदि कोई वस्तु, कोई भी प्रोनाउन यूज कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अब निज का मतलब क्या होता है? स्वयं, यानी कि यदि स्वयं के लिए कोई शब्द यूज कर रहे हैं, वही स्वयं का यूज करने के लिए कोई यूज करे। स्वयं माने क्या होता है? सेल्फ। स्वयं माने क्या होता है? सेल्फ। अब ये शब्द सेल्फ वाले जितने भी शब्द होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? आपके रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव। और इंटेंसिव या इम्फैटिक की बात कर रहे हैं, ये भी जो है क्या होते हैं? ये भी जो है स्वयं वाले ही शब्द इनके साथ भी यूज होता है, इनको भी यही कहा जाता है। बस इसमें फर्क ये होता है, ये दृढ़तावाचक होते हैं। दृढ़तावाचक क्या होता है? दृढ़तावाचक मतलब होता है दृढ़ होना, अपने बातों पर दृढ़ होना, कि मैंने मतलब जोर देना कि मैंने ही ये काम किया है, मैंने स्वयं ही ये काम किया है। यानी कि स्वयं शब्द का यूज इस तरह से किया जा रहा है ताकि अगले पार्टी को एक बात शंका भी न रहे कि वो व्यक्ति ने स्वयं का नहीं किया। यानी कि जोर दे रहा, अपनी बातों पर जोर दे रहा कि मैंने स्वयं ही ये कार्य किया, किसी की सहायता नहीं लिया है। तो ऐसे सेल्फ वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा? एम्फैटिक कहा जाएगा। और यदि वो नॉर्मली कह रहा है मैंने स्वयं ये कार्य किया, कि राम ने स्वयं अपना कार्य किया, उसने अपने स्वयं अपना कार्य किया, तो इस बात को हम निजवाचक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए परिभाषा की थोड़ा समझते हैं, निजवाचक या दृढ़तावाचक क्या होते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। काफी कभी ऐसे देखने को मिल रहा है कि हो सकता है आपको समस्या, क्या कहते हैं, इसके डिफिनेशन में समस्या हो या ना हो, दो चीजें हो सकती है। यदि आपको डिफिनेशन कोई समस्या है तो टेंशन मत लीजिए, आपको डिफिनेशन केवल समझने, इसलिए मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख रहा हूँ, केवल समझने याद करने का जरूरत नहीं है। इसको ओनली आप समझिए क्या होता है। मैं खुद हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे तो आपको फाइंड आउट करने में कोई समस्या नहीं होगी। बस फाइंड आउट ही तो करना है हमको, समझ लेना है कि क्या होते हैं निजवाचक और क्या होते हैं दृढ़तावाचक। चलिए समझते हैं। डिफिनेशन किस लिए है? एक सहारा है डिफिनेशन, ताकि मैं चीजों को समझा सकूं आपको कि क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव। यदि विदाउट डिफिनेशन की बात करें तो नॉर्मल में क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो स्वयं वाले शब्दों को अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि वो बता सकें कि जो सब्जेक्ट है वो स्वयं ही अपना कार्य किया है, यानी कि उससे संबंधित होते हैं ये शब्द। यानी कि एक्शन जो हो रहा है वो एक्शन जो है उस कर्ता ने स्वयं ही किया, उसी से केवल संबंधित है। तो ये बताने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? इंटेंसिव और एम्फैटिक का यूज कर रहे हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक या इंटेंसिव का यूज कर रहे हैं। चलिए बात करने परिभाषा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू कंसर्न टू द सब्जेक्ट। बस नॉर्मली बस केवल दो शब्द ही लिखा गया है डिफिनेशन में कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसका यूज सब्जेक्ट से संबंधित बताने के लिए किया जाता है। यानी कि जो शब्द है उसका शब्द का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि बता सके सब्जेक्ट से क्या संबंधित है, एक्शन किस प्रकार से उससे संबंधित है। तो आई होप आपको समझ में आता है। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसका प्रयोग कर्ता से संबंधित होने के लिए किया जाता है। यानी कि वो सब किससे संबंधित है? कर्ता से संबंधित है। तो कर्ता से संबंधित है कैसे होगा? चलिए मान लीजिए कर्ता मेरा कोई ही है। अब इससे संबंधित यदि कोई शब्द लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कैसे लिख दिया जाए? अब ही से संबंधित क्या हो सकता है? स्वयं की यदि बात करें, निज की बात कर रहे हैं तो ही के साथ हिमसेल्फ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ का अर्थ क्या होता है? स्वयं। अब ये हिमसेल्फ किससे रिलेटेड है? ही से, क्योंकि ही ने स्वयं यह कार्य किया है। तो सेल्फ किसके लिए यूज हो रहा है? ही के लिए। तो ही से संबंधित कौन सा शब्द है? हिमसेल्फ। तो यदि हिमसेल्फ कहीं पे लिखा है तो यदि यानी ये माना जाएगा वो ही से संबंधित
है। बस यही बताने के लिए निजवाचक सर्वनाम का यूज किया जाता है। अब हिंदी वाक्य को ट्रांसलेशन करते समय किस प्रकार से मिलता है इसको समझते हैं। देखिए, हिंदी वाक्य को ट्रांसलेशन करते समय इस प्रकार से वाक्य मिल सकता है कि मैंने स्वयं मैंने स्वयं यह कार्य किया। तो क्या हो जाएगा, आई डिड दिस वर्क दिस वर्क दिस वर्क माई सेल्फ दिस वर्क माई सेल्फ आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने स्वयं यह कार्य किया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो माई सेल्फ है ना, यही सिर्फ निजवाचक सर्वनाम है जो कि आई से रिलेटेड है। आई से रिलेटेड क्यों के, क्योंकि आई का जो ये रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक कहें यूज होता है, उससे क्या कहते हैं, सेल्फ। ठीक है। अब यही जो निजवाचक में यदि हम बात कर रहे हैं, तो यही आई जो सब्जेक्ट है, ये इसका जो निजवाचक जो भी सेल्फ वाले शब्द हैं, ये लास्ट में लिख दिए जाएंगे तो ये निजवाचक कहलाएंगे, यानी कि रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। बस यही माई सेल्फ को यदि मैं इसके साथ रख दूंगा तो क्या कहलाएंगे, दृढ़ता सूचक कहलाएंगे। चलिए, दृढ़ता सूचक की परिभाषा समझते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से यह कार्य करेगा। चलो देखते हैं। इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि इसको इंटेंसिव और एम्फेटिक दोनों बातें कह सकते हैं। यानी कि इंटेंसिव गेम एग्जाम में आए तो भी हमको इंटेंसिव में ही निशान लगाने हैं, उसको समझने हैं। एम्फेटिक आए तो भी हम एम्फेटिक पर ध्यान देंगे। चलिए ध्यान देते हैं। डिफिनेशन क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रोनाउन। यानी कि इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसका यूज जोर देने के लिए किया जाता है, एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है, जोर देने के लिए किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, दृढ़तावाचक सर्वनाम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दृढ़तावाचक सर्वनाम कहा जाएगा। चलिए, आई होप आपको परिभाषा में कोई समस्या नहीं, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। निजवाचक सर्वनाम जैसा कि शब्दों में ही लिखा हुआ है, निजवाचक सर्वनाम स्वयं स्वयं के लिए बताने वाला सर्वनाम क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। दृढ़तावाचक सर्वनाम, दृढ़ता यानी कि दबाव देने के लिए यदि कोई शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो दृढ़ अपने बातों पर दृढ़ होने के लिए यदि कोई शब्द का यूज कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, दृढ़तावाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोनों में फर्क क्या है, दोनों देखने में सेम रहेंगे, हूबहू रहेंगे। बस फर्क इतना है कि जो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि सेल्फ वाला शब्द आता है, उसको इम्फेसिस कहते हैं, या सॉरी इम्फैटिक कहते हैं, या इंटेंसिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेंसिव या इम्फैटिक कहेंगे। और यदि लास्ट में, वाक्य के लास्ट में यदि मिलता है शब्द, सेल्फ वाला शब्द, हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम रिफ्लेक्सिव कहने वाले हैं। चलिए फिर समझते हैं इस चीज को। क्या है इंटेंसिव या एम्फैटिक, क्या है, जो दृढ़तावाचक हो, जो दृढ़ अपनी बातों को दृढ़ रहे, अपनी दृढ़ता बनाए रखने की बात करता है, यानी कि स्वयं ही मैंने यह काम किया ऐसा बात कर रहा है। तो यानी कि वो सब्जेक्ट के बाद शब्द आएगा कौन, सेल्फ वाले शब्द। अब बात करते हैं सेल्फ वाले शब्द कौन कौन से होता है, ये किस रूप में मिलेंगे, कौन से शब्द कहलाएंगे एम्फैटिक और कौन से शब्द कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव। चलिए एक चार्ट बनाते हैं और चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कटराइज करते हैं और समझते हैं वाक्य में क्या हम समझ पा रहे हैं या नहीं। इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो उसको जो है आप याद हो तो याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा, नहीं याद कर सकते हैं तो बस इसको दिमाग में रखना, एक विचार कि निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जो सेल्फ वाले शब्दों को इंगित करता है, और वो शब्द वाक्य में लास्ट में मिलते हैं। ठीक है, और किससे रिलेटेड होते हैं, सब्जेक्ट से, जैसा सब्जेक्ट वैसा वो। ठीक है। दूसरा, दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जो सब्जेक्ट के बाद यूज किए जाते हैं और सेल्फ वाले शब्द होते हैं, और वो भी किससे रिलेटेड होते हैं, वो भी सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग यूज होते हैं। अब देखो, दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होंगे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक लास्ट में जाता है और एक सब्जेक्ट के बगल में। और सब्जेक्ट जस्ट बगल में जाता है तो दृढ़तावाचक कहलाता है, लास्ट में चला जाता है निजवाचक कहलाता है। बस इससे यही परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। चलिए मैं इसको रेज करता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं एक तरफ रिफ्लेक्सिव और एक तरफ इंटेंसिव। चलिए एक तरफ लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एक तरफ लिखते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, क्या लिखते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब ये एम्फैटिक प्रोनाउन का है, चाहे इसको का इंटेंसिव प्रोनाउन करें, बात वही है, यानी कि हम दोनों लिखते हैं ज्यादा सही रहेगा। इंटेंसिव प्रोनाउन। अब इसको एम्फैटिक कर रहे हैं, इसको चलिए हिंदी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहेंगे, निजवाचक
सर्वनाम। एम्फैटिक इंटेंसिव को क्या कहेंगे? दृढ़तावाचक। दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम। चलिए समझते हैं। जैसे हम लिखा हुआ है यहाँ पर, राम ने अपना गृह कार्य स्वयं पूरा किया है। राम ने अपना गृह कार्य स्वयं पूरा किया है। और तो एक बार इसी बात को लिखते हैं, राम ने ही अपना गृह कार्य स्वयं पूरा किया है। ठीक है। अब यहाँ पर और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पर देखिए क्या है, राम ने अपना गृह कार्य स्वयं पूरा किया, नॉर्मल बात कर रहा है, कोई समस्या नहीं। यहाँ देखिए, राम ने ही अपना गृह कार्य स्वयं पूरा किया है, यानी राम से किसी ने उनका सहायता नहीं किया है। इस तरह से ये बात बता रहा है। अब दोनों में बस थोड़ा सा ही अंतर होने वाला है। ध्यान देखिए, राम क्या लिखेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, क्या लिखेंगे? राम हैज completed his homework himself। तो राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। उसने स्वयं यह कार्य किया है। तो राम से रिलेटेड कौन है? हिमसेल्फ। राम कौन है? ही। और ही का जो रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिव कुछ भी आप कहें, वो क्या हो जाएगा आपका? सेल्फ वाला वाक होता है हिमसेल्फ। अब इसको हम क्या कहने वाले हैं? इसको हम कहने वाले हैं रिफ्लेक्सिव। क्या कहने वाले हैं? रिफ्लेक्सिव। अब भैया हम रिफ्लेक्सिव क्यों कहेंगे? क्योंकि ये शब्द जो है वाक्य के अंत में आया है, नॉर्मल कंडीशन में है, हम इसको हिमसेल्फ कहने वाले हैं। तो क्या कहने वाले हैं? रिफ्लेक्सिव। तो क्या कहने वाले हैं? रिफ्लेक्सिव। अब इंटेंसिव की बात करते हैं। जैसे यही वाक्य, सेम यही वाक्य यहाँ पर भी बनने वाला है। क्या लिखने वाले हैं? राम। बस थोड़ा सा अंतर ये रहेगा, हिमसेल्फ, राम हिमसेल्फ हैज कंप्लीटेड his homework। राम हिमसेल्फ हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब ये भी हो गया और ये भी हो गया। यहाँ पे सेल्फ कहाँ है? यहाँ पे सेल्फ लास्ट में है, और यहाँ सेल्फ कहाँ है? सब्जेक्ट के बाद है। ये दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होंगे। किसके अकॉर्डिंग यूज होंगे? जैसा सब्जेक्ट होगा ऐसा ही होगा। मैं अभी चार्ट बना देता हूँ, आपको आराम से चार्ट बनाऊंगा, कौन सा प्रोनाउन आएगा तो कौन सा जो सेल्फ लगेगा मैं आपको बता दूंगा। टेंशन मत लीजिएगा, बस थोड़ा समझ लीजिए इसको। बस क्या है, यहाँ पर ही है, और जो उसका सेल्फ वाला शब्द होगा लास्ट में होगा तो इनको क्या लगा? रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर राम है, राम का प्रोनाउन ही होता है। अब ही का जो रिफ्लेक्सिव होता है वो क्या होता है? हिमसेल्फ होता है, या इंटेंसिव होता है वो हिमसेल्फ होता है। तो हिमसेल्फ कहाँ है? जस्ट सब्जेक्ट के बाद है तो इंटेंसिव कहलाएगा। जस्ट सब्जेक्ट के बाद है तो इंटेंसिव कहलाएगा, और लास्ट में है तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। बस इतना ही अंतर है। और इंटेंसिव एम्फेटिक एक ही है, ठीक है, दृढ़तावाचक ही होता है, जोर देता है बस। ठीक है, आई होप आपको एकदम समझ में आ गया। कुछ अब चार्ट बना देता हूँ, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि क्या होंगे सेल्फ वाले शब्द। यहाँ पर आपको सेल्फ वाले शब्द ही दिखा दिए जाएंगे, ठीक है, स्वयं वाले। तो चार्ट बना देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं सरल से सरल बताने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ आपको ये नई चीजें नहीं है, ये आप सब पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा भी मैं सोचता हूँ अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है और मेरे माध्यम से वो कंफ्यूजन दूर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। मुझे ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस दुनिया में ही हूँ पढ़ाने वाला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि यदि आपको जड़ से समझ में आ जाए, सरल से सरल तरीके से समझ में आ जाए, ताकि दोबारा कुछ सोचने समझने की जरूरत ही ना पड़े, तो वो ज्यादा सही रहेगा ना। चलिए बात करते हैं सेल वाले शब्द देखिए कैसे आते हैं। जैसे प्रोनाउन लिख लेते हैं ना, सभी पर्सनल प्रोनाउन लिख लेते हैं। क्या क्या लिखने वाले हम? ही, सी, इट, यू, वी, दे, यू, वी, दे और आई। ठीक है, अब इनके जो सेल्फ वाले शब्द हैं क्या होने चाहिए? ये हैं प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि हम इसको कहते हैं नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव लिख देते हैं, सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसे हैं? सब्जेक्टिव हैं, और इनके साथ यूज होने वाले शब्द हैं सेल्फ वाले। क्या? सेल्फ। अब क्या हो जाएगा? प्लस सेल्फ, प्लस सेल्फ, प्लस सेल्फ, प्लस, अब इसके साथ सेल्फ और सेल्फ दोनों यूज हो सकता है। तो
योर सेल्फ भी बोलते हैं, योर सेल्फ भी बोलते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सिमिलर टू दोनों का कार्य करता है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। सेल्फ भी लिख सकते हैं और सेल्फ भी लिख सकते हैं। वी के साथ हम हमेशा सेल्फ से ही लगाना होता है। दे के साथ भी सेल्फ से लगेगा और आई के साथ भी सेल्फ से ही लगेगा। सेल्फ क्या लगेगा? सेल्फ से ही लगने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं ये सेल्फ किसके साथ लगते हैं। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट साथ सेल्फ का यूज नहीं किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? यहाँ बराबर निशान लगा देना, क्योंकि अगर हम प्लस लगा देंगे तो ऐसा लगेगा इसी प्रोनाउन के साथ ही यूज कर रहे हैं ना, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा और फिर कंफ्यूजन और कंफ्यूजन। अब देखिए, ही का इक्वल टू सेल्फ का कर रहा है, तो ही का जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसके साथ ही लगने वाला है, यानी कि हिम प्लस सेल्फ क्या हो जाएगा। चलो ये इसका फिर से लिख देते हैं, क्लियर होना चाहिए ना, थोड़ा भी अगर कहीं समस्या होने वाली समस्या हो जाएगी। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का यहाँ पर इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये है सब्जेक्टिव और यहाँ पर आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के साथ हम यूज करने वाले हैं ये शब्दों को। तो ही के साथ क्या होता है? हिम। और शी के साथ क्या होता है? हर। इट के साथ क्या होता है? इट। और यू के साथ क्या होता है? यू। योर होता है ना। अब योर सेल्फ ही यहाँ करने वाला है, या पॉसेसिव, भले ये पॉसेसिव है लेकिन यहाँ योर के साथ ही लगेगा। वी के साथ आवर के साथ लगने वाला है। दे के साथ देम लगने वाला है, और आई के साथ माई लगने वाला है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होना जरूरी है, कि अभी यहाँ पर कंफ्यूजन हो भी जाएगा, क्योंकि यह सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव है, तो आप कहोगे ही का ऑब्जेक्ट होता है उसमें लगा दीजिए, का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। यू के साथ योर के साथ लगता है, अवर के साथ देम के साथ, तो ये पास यदि ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं तो समस्या होने वाली है। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर लिख दीजिएगा पॉसेसिव, और ये भी क्या है? पॉसेसिव। और ये क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑब्जेक्टिव। और ये क्या है? ये भी है पॉसेसिव। और ये सब क्या है? ये सब 1 to all क्या है? सब ऑब्जेक्टिव। लिख लीजिए। अब ये सब इधर पे करना चाहें, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव शब्द यूज कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव जो भी दिया है उसके साथ ही सेल्फ लगने वाला है, तो इसके साथ क्या लगेगा? सेल्फ लगेगा, और क्या बना लेगा? हिमसेल्फ बना लेगा। क्या बना लेगा? हिमसेल्फ, यानी कि ही के साथ स्वयं क्या बना लेगा? हिमसेल्फ बनाएगा। सी के साथ करें तो यदि हम इसमें सेल्फ लगाने वाले हैं तो ये क्या बनाएगा? हर सेल्फ बनाएगा। क्या बनाएगा? हर सेल्फ बनाएगा। यदि हम इट की बात करने वाले हैं तो यहाँ पर ही सेल्फ लगेगा, तो क्या होगा? इट सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। यू के साथ योर के साथ लगाने वाले हैं तो ये प्रासंगिक सा लगा रहा है, तो ये क्या जाएगा? योर सेल्फ। क्या हो जाएगा? योर सेल्फ या योर सेल्फ। कभी कभी प्लूरल का काम करता है, कभी सिंगुलर का। सिंगुलर का करेगा तो सेल्फ हो जाएगा, प्लूरल करेगा तो सेल्फ हो जाएगा, वो वाक्य में आपको पता चल जाएगा। वी के साथ क्या लगा? आवर। आवर के साथ क्या लगा रहे हैं हम लोग? सेल्फ से ही लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? सेल्फ से ही लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर आप भी सेल्फ से लिख लीजिएगा। तो सेल्फ और सेल्फ दोनों लग रहे हैं ना यू के साथ, तो अब इसमें सेल्फ लगने वाला है तो क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ। क्या? आवर सेल्फ। अब दे के साथ क्या लग रहा है? देम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम सेल्फ। क्या हो जाएगा? देम सेल्फ। और आई के साथ माई लग रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पर लगेगा सेल्फ। माई सेल्फ ही करना है आपको। क्या करना है? माई सेल्फ। तो इस तरह से आपको कौन कौन सा में लगे? ही का हिमसेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्फ होता है, दे का देयर, सॉरी देम सेल्फ होता है, देयर सेल्फ नहीं करिएगा, देम सेल्फ होता है, और आई का माई सेल्फ होता है। आई होप ये सेल्फ वाले शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनका यूज यदि, अब इनका यूज का थोड़ा फार्मूला लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस सेल्फ
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई भी मार्क है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? ई कहलाएगा इंटेंसिव या इम्फैटिक। क्या कहलाएगा? इंटेंसिव या इम्फैटिक। इस तरह से लेवल में मिलेगा तो उसको कह देना इंटेंसिव है या इम्फैटिक है, ठीक है। और एक लेवल और मैं लिख देता हूँ, ऊपर इरेज करके मैं लिख देता हूँ ना, नीचे थोड़ा जगह नहीं, चलो लिख देते हैं। तो यहाँ क्या करने वाला है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कुछ भी आएगा, फिर मार्क आएगा, और मार्क से पहले ही आपको लिखना है, या लिखा मिलेगा आपको, क्या मिला, लिखा मिलेगा सेल्फ प्लस सेल्फ प्लस मार्क। तो ई कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। तो इस बार इसमें थोड़ा संशोधन ये हो सकता है कि सेल्फ वाला शब्द जो है लास्ट में भी आ सकता है, अदर वर्ड से पहले भी आ जाता है, ठीक है। अदर वर्ड से पहले आ जाएगा। अब अदर वर्ड से पहले आ जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट साथ ही लगता है, तो ऑब्जेक्ट आने वाला नहीं है, ठीक है। यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है भी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यदि सब्जेक्ट जस्ट बाद दे दे, जस्ट बाद दे दे तो उसको कह देना इंटेंसिव है, या सब्जेक्ट जस्ट बाद न देकर बीच में कहीं पर भी दे दे रहा है तो उसको क्या कहने वाले हैं? रिफ्लेक्सिव। क्योंकि किसी भी शब्द का कोई निश्चित स्थान तो होता नहीं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी शब्द जो है ये अपने अकॉर्डिंग द सेंस जो है सेट होते रहते हैं। इसमें ध्यान आप समस्या मत बनाइएगा, केवल सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का ये फिक्स पोजीशन होता है। यदि ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद ही होगा, और यदि वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद होगा, या स्वयं अपने आप को सब्जेक्ट का रूप बनाएगा। ये तो फिक्स होते हैं, लेकिन अभी इंटेंसिव, ये क्या कहते हैं, इंटेंसिव हो गया, इन्फेंटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, कोई अदर प्रोनाउन जो है अपने एक सेंस के अकॉर्डिंग अपने स्थान को निश्चित करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस नॉर्मल दो शब्द का है पूरा ये क्लास आपका, दो शब्द का है। पहला शब्द ये है, सब्जेक्ट के बाद जो आएगा हम उसको क्या बोलेंगे? एम्फैटिक बोलेंगे। और जो सब्जेक्ट के बाद ना आकर के वाक्य में लास्ट में या बीच में या कहीं पर भी आएगा, सब्जेक्ट बाद नहीं आएगा, तो उस शब्द को हम क्या बोलने वाले हैं? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव अंत में ही आता है, मैक्सिमम स्थान पर अंत में ही आता है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं कि अंत में ना आकर के वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद दी जाए, ठीक है। लेकिन कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा। सब्जेक्ट पहले आएगा तो सीधा एम्फैटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव हमेशा कहाँ आएगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ड मेन वर्ड के बाद ही आएगा, मेन वर्ड से पहले नहीं आएगा। अगर मेन वर्ड से पहले आएगा यानी कि वो सब्जेक्ट के बगल में ही आएगा। सब्जेक्ट बगल में आ गया तो वो भी क्या कहलाएगा? एम्फैटिक। और सब्जेक्ट बगल में ही आया, सब्जेक्ट के वर्ब के बाद आया तो क्या कहलाएगा? वो आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। जैसे आई डिड माई सेल्फ, आई डिड माई सेल्फ। अब यहाँ माई सेल्फ क्या है? यहाँ माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव। इस तरह थोड़ी बात करते हैं तो अच्छा लगे, क्लास में ट्विस्ट हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, कौन सा नया है। चलिए क्या करने वाले देखिए, एक्सरसाइज करते हैं। मैं हमेशा एक्सरसाइज को इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ एक भाव न बन जाए। मैं सोचता हूँ डिफिनेशन हो गया, अभी शब्द बता दिए, समझा दिए, कुछ लाइन बना करके बस वही होगा। लेकिन एक्सरसाइज में छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा एक्सरसाइज में व्यू कम मिल रहे हैं, काफ़ी कम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको सब पता होता है। तो मैं भी एक्सरसाइज से थोड़ा सा जो है, लेकिन अभी मैं ऐसी क्लास शुरू करने वाला हूँ जो कक्षा 9, 10, 11, 12 अकेडमी की शुरू करने जा रहा हूँ। अभी नहीं, अप्रैल से शुरू होंगे। तो वहाँ पर मैं एक एक सब एक्सरसाइज बताऊँ। अब एकेडमी का बच्चा है, उसको चाहिए एक्सरसाइज तो उसको मिलेगा एक्सरसाइज। कॉम्पिटेटिव बच्चे को नहीं चाहिए एक्सरसाइज, उसको उसको पता है, बस केवल उसकी परिभाषा उसको खोजना आ जाए बस। चलिए एक्सरसाइज समझते हैं। पहला अगर लिखा हुआ है आई डिड, मैंने किया, दिस वर्क, इस कार्य को, माई सेल्फ, स्वयं। या दूसरा वाक्य दे सकता है आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, दिस वर्क। और तीसरा वाक्य दे सकता है इज राइटिंग अ लेटर हिमसेल्फ। चौथा वाक्य हो सकता है he himself is writing a letter।
समझते हैं। आई क्या है? सब्जेक्ट है। कौन सा रूप है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन में क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है? प्रोनाउन। सब्जेक्ट में क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कैसा है? पर्सनल प्रोनाउन है आई। और कौन सा पर्सनल प्रोनाउन भी कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई। डिड क्या है? ये मेन वर्ब है। डू का डिड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये क्या है? पास्ट टेंस है। दिस क्या है? एक दिस क्या है? ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वर्ब क्या है? नाउन है। और माई सेल्फ क्या है? ये है आपका क्या है भैया? रिफ्लेक्सिव है। क्यों है? लास्ट में दिया ना। चलो, आई क्या है? सब्जेक्ट है। माई सेल्फ क्या है? ये एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो आपके मत अनुसार क्या है? ये एम्फेटिक है क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में। डिड मेन वर्ब है। दिस क्या? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और वर्ब क्या है? नाउन। ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग क्या है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब कौन सा है? ये बिफोर है। क्यों बिफोर है? क्योंकि ये आईजी फॉर्म है। और ए क्या है? ए आर्टिकल है। लेटर क्या है? नाउन है। हिमसेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। हिमसेल्फ क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग क्या है? वर्ब। वर्ब कौन सा वर्ब? बिफोर है, यानी कि आईएनजी फॉर्म है। ए क्या है? आर्टिकल है। लेटर क्या है? नाउन है। इस तरह से तो एक एक शब्द को पढ़िए ना, तो बहुत ही आनंद भी आता है। और निश्चित रूप से क्या होता है, थोड़ा सी कमांड अच्छे से बनती है। तो आप इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करिएगा। बस आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन को समझेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इंडिफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है।